हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने दो क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ और उसके पहले हमने मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन, मोशनल ईएमएफ के अंदर करंट और एक्सर्टेड फोर्स ऑन दैट मूविंग आर्म एंड टोटल पावर टू मूव दैट पर्टिकुलर आर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ ईएमएफ. ओके, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज एडी करंट्स. Eddy current is also very important topic, and as well as it is important phenomena, and it has very practical uses in our daily life in many applications. No, we cannot say कि it is in our daily life, but in many applications we have eddy currents. Okay, in industrial application as well as in trains. Okay, so our next topic is eddy currents. तो ये eddy currents क्या होती है, इसके कैसे ये जनरेट होती है, कैसे इसको रिड्यूस करना है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ये सारे हम इस टॉपिक में करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मेट है अपना वो देखो यहाँ पे एडी करंट्स. तो एडी करंट जो है ये क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना होगा. सपोज एक मैग्नेटिक पोल्स का पेयर कंसिडर किया हमने. ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स का एक पेयर कंसिडर कर लेते हैं हम. एक ये मैग्नेटिक पोल है, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल. ओके, एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, दिस वन इज साउथ पोल. ओके, ये पीछे का साइड है ये, इसलिए मैंने थोड़ा 3D में बनाने की इसको कोशिश की है, आप समझ जाना. ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से नहीं दिखा करके, जो हम डेली कन्वेंशनली जो इसको शो करते हैं ना, हम उसी डायरेक्शन के, उसी वे के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो हम ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस टाइप से हमने इसको कर लिया. ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फील्ड लाइंस इनवर्ट टू द सरफेस ऑफ बोर्ड. ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, हमने एक रिजिड सपोर्ट से एक इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, मटेरियल, बल्क मटेरियल है, ये यहाँ पर अटैच कर दिया. ठीक है, और जैसे हमने इस बल्क मटेरियल को अटैच किया और इसको स्विंग करके छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये लगातार ऑसिलेट करता रहेगा. ओके, एक टाइम पर ये यहाँ पर t=0 इनिशियल पोजीशन हमने इसकी ये कंसिडर कर ली. ठीक है, जैसे आपने इसको यहाँ पर फ्री छोड़ोगे तो उसके साथ ही ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, और कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, और कुछ और टाइम बाद अगर हम बात करें तो ये इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ हो जाएगी, ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी. ठीक है, तो टाइम के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है लगातार वेरी कर रही है. ठीक है, अब पोजीशन वेरी कर रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ और वेरिएशन क्या हो रहा है जो आप यहाँ पर EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग इसमें देख पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब ये बल्क मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक है किसी मेटल का, कंडक्टर का, ये ब्लॉक जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो एंटर करते ही आपको दिखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसके थ्रू आउट पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, लगातार इंक्रीज होती जा रही है. जैसे इसके अंदर ये एंटर कर रहा है ना, तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, सपोज एक टाइम पर ये यहाँ पर है, नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा. अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से 0 है, लेकिन इस पोजीशन में इसके आधे पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, और इसके अंदर ये आएगा तो इसके कंप्लीट पूरे पार्ट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, एंटर करेगी. ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जब ये पूरा इसके अंदर एंटर करेगा, इतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार इंक्रीज होगी. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होते ही यहाँ पर एक इस बल्क मटेरियल के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स है मटेरियल के अंदर, मूव कर रहा है ये, तो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और मूविंग चार्ज पार्टिकल पर हमेशा एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिट होता है. तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिट होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे,
और चार्ज पार्टिकल पे जो मोशन फोर्स एक्सर्ट होता है उसके कारण वहां पर एक सर्कुलर मोशन जनरेट होगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन्स इस बल्क मटेरियल के अंदर सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में या इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक नेट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी करंट को, इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो हो रहा है, इसके कारण जो प्रोड्यूस करंट हो रही है, इसी को आप क्या बोल रहे हो? एडी करंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सिंपल वे एक बहुत डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ बल्क मटेरियल इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार वेरी कर रही है, इसके थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एडी करंट्स आर दोज करंट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ बल्क मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में लगातार क्या करती रहेगी? ऑसिलेट करती रहेगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पर एडी करंट जनरेट होगी, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इसके कारण एडी करंट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप? पहले तो आपको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए। देखो, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करने से यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, रेसिस्टेंस वर्क करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, रेसिस्टेंस के थ्रू करंट पास हो रही है, तो यहाँ पे फिर से क्या जनरेट होने वाली है? यहाँ पर हीट जनरेट होने वाली है, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर होगी वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये अपने पास जो ओवरऑल जो वर्किंग प्रोसेस है, अपने जो सिस्टम की एफिशिएंसी है, उसको क्या करेगी? एडी करंट्स रिड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट। हीट की टर्म्स में यहाँ पर पावर लॉस होगा। तो इस पावर लॉस को कम करने के लिए हम एडी करंट्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिड्यूस कैसे करोगे? जितना ज्यादा मटेरियल होगा यहाँ पर, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उतने ही ज्यादा यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस पाथ को छोटा कर दें। पाथ छोटा कैसे होगा? सपोज आपके पास एक ये बल्क मटेरियल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक मिल रहा है, लेकिन मैंने इसको क्या किया? इस शेप में इसको कट कर दिया यहाँ पर। अब इस शेप में कट करने से हमें क्या मिला? ये जो कंप्लीट जो पाथ था, इस पाथ को ही हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3-4 पाथ में डिवाइड करने से क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो केवल इतने ही पाथ में ये मोशन कर पाएगा। यहाँ पर मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो केवल इतने ही पाथ में ये मोशन कर पाएगा। ये एग्जैक्टली ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि जो पाथ ऑफ मोशन है वो यहाँ पर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑफ मोशन रिड्यूस हो गया, तो उसके साथ साथ ही आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर करंट भी कम होगी। जब एडी करंट्स रिड्यूस हो जाएगी, एडी करंट्स कम हो जाएगी, तो लॉस ऑफ द हीट इन दैट पर्टिकुलर मोशन विल बी लेस कंपेयर टू प्रीवियस वन, ओके। तो ये अपने पास एडी करंट्स को रिड्यूस करने का तरीका है। तो हाउ कैन यू रिड्यूस? बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स, ओके, और बाय कटिंग द बल्क मटेरियल इनटू सम अमाउंट ऑफ पीसेज। तो ये जो इसके अमाउंट में पीसेज में जो कट करना है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका एक आपके पास सेकेंडरी डायग्राम बनाता हूं। तो सेकेंडरी डायग्राम बनाने पर ये क्या होगा? आपको पता चलेगा बहुत ही कम एडी करंट्स फ्लो होगी। सपोज ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ये आपके पास जो बल्क मटेरियल था, इसको हमने पीसेज में कट कर लिया। अब पीसेज में कट करने पर आपको पता है एडी करंट्स का पाथ रिड्यूस हो गया। एडी करंट्स का पाथ रिड्यूस होने पर यहाँ पर एडी करंट्स रिड्यूस हो गई। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी, ये अगर यहाँ पर ऑसिलेट करेगी ना, तो यहाँ पर एडी करंट्स क्या होगी? काफ़ी कम एडी करंट्स फ्लो होगी इस पाथ के अंदर, इस टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब बल्क मटेरियल की कंपैरिजन में आपने क्या यूज कर लिया? यहाँ पर एक कटिंग किया हुआ मटेरियल यूज कर लिया, कटिंग किया हुआ सब्सटेंस आपने यूज कर लिया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस दीज एडी करंट्स, ओके। व्हाई वी रिड्यूस एडी करंट्स? बिकॉज
To prevent the loss of heat, we have to reduce this type of eddy currents in any conductor material. Okay, तो ये हमारे पास eddy currents को reduce करने का बहुत ही अच्छा कॉज भी है और एक तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी फिजिकल प्रोसेस है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, हमेशा नुकसान ही होता है उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज है जो स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हम उनको कंसिडर करेंगे तो वो हमें नुकसान देती है या हमें किसी ना किसी प्रकार का हमारे पास उसका लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता आगे, टाइम के साथ साथ हम उसमें कुछ यूजफुलनेस भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर जो एक्टिविटी है वहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर बम डिज़ाइन किया गया तो वो डिस्ट्रक्शन के काम आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, ठीक है। कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, गैस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन भी होता है और बहुत लार्ज स्केल पर जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी कंजम्पशन होते हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, लार्ज अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड यूज़ होते हैं उसमें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी रिस्की होती है, इसलिए वहाँ पर सेफ्टी फीचर्स को यूज़ करने के लिए उसकी जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो कंपेयर टू अदर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन दैट इज़ क्लीन एनर्जी, वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो उसका पॉल्यूशन या जो उसके एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। एक बार जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अपने जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं ना वो लोग। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस एडी करंट्स को भी जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट है उन्होंने ये डिज़ाइन किया कि इसको भी हम कहीं ना कहीं काम में ले सकते हैं क्या, तो इसके भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। तो 4 इसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग कैसे काम करती है ये, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन्स है या बुलेट ट्रेन जितनी भी है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में इस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम काम में लेते हैं, ठीक है ना। देखो जो कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ पर फ्रिक्शन ब्रेक होता है, ठीक है। जितने भी जो आपके व्हील्स है, जो रेल्स है उसकी, पटरियाँ की, ठीक है ना, जितने व्हील्स है उन सब के ऊपर एक साथ जो रबड़ के गुटके लगे होते हैं, और जैसे ही आपने उसको प्रेस किया तो वो एक साथ वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करके फ्रिक्शन के साथ उसको रोक देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे वहाँ पर तो एक्सीडेंट होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे ब्रेक एक साथ वर्क कर भी सकते हैं, सारे वर्क एक साथ नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड, और थोड़ा स्मूथ भी नहीं होता है वो, तो उसको ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में क्या होगा, आप ये देखो, यहाँ पर जो ट्रेन्स के चक्के होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉइल, साथ में कॉइल अटैच की जाती है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हमें ना पता भी नहीं है और हमें इसका मतलब भी नहीं है, हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इसके अराउंड हम क्या करेंगे, जिस भी टाइम पर हमें इस चक्के को, इस व्हील्स को रोकना है, ब्रेक अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में हम इसके आसपास में एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर देंगे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करोगे आप, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वहाँ पर एडी करंट जनरेट होगी। और अब आपको पता ही है, एडी करंट जनरेट होगी तो एडी करंट किसके कारण हो रही है, इस व्हील्स की मोशन के कारण भी हो रही है। तो व्हील्स की मोशन के कारण जितनी एडी करंट्स होगी, उन एडी करंट्स को ओपोजिशन मिलेगा किससे, इस व्हील के मोशन से, ठीक है। तो ये अपने ही रीजन्स को अपोज करेगा जिसके कारण उनको
प्रोडक्शन हुआ है, जैसे वो प्रोडक्शन हुई है उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाली चीज़ें क्या है, लगातार व्हील मोशन कर रहा है। ठीक है, उस मोशन के कारण कौन प्रोड्यूस हो रही है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है। मोशन के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होगी तो वो एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो वापस उस मोशन को ही अपोज करेगी। ठीक है, मोशन को अपोज करेगी तो ये चक्का जो है, ये व्हील जो है, ये क्या है, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करने लगता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा इजी वे में भी समझ सकते हो। ठीक है, एक रोटेटिंग व्हील है, यहाँ पे मूविंग व्हील है। ठीक है, इसके अक्रॉस आपने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। इस मैग्नेटिक फील्ड में इसके मोशन के कारण लगातार क्या इंड्यूस्ड हो रही है, मोशन के कारण एडी करंट्स इंड्यूस्ड हो रही है, और ये एडी करंट्स इसकी मोशन को ही अपोज करेगी, और मोशन को ही अपोज करने से ये लगातार इसको रोकने की कोशिश करेगी, अपोजिट करेगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन होगी हमारे पास इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, यहां पर जो बड़े भारी हेवी मेटल्स होते हैं इनको मेल्ट करके अलॉयज तैयार किए जाते हैं इस इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ही आपको मान लो किसी दो मेटल्स को, मेटल 1 एंड मेटल 2 को मिक्स करके आपको एलॉय तैयार करना है, मेटल 3 तैयार करना है। ठीक है ना, अब एलॉय तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर एक किसी जार में या कोई बहुत बड़ा बर्तन होगा, इसमें आपने क्या किया, मेटल 1 एंड मेटल 2 या मेटल जितने भी मेटल होंगे जिसका आपको एलॉय तैयार करना हो सारे यहां पर रख दोगे। ठीक है, अब इसके अराउंड आप एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करोगे, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आप अप्लाई करोगे, और जैसे आप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर देखो ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगी, और अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगी तो वो उसी वे में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी वेरिएबल होगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर क्या होगी, एडी करंट जनरेट होगी। ठीक है, मेटल है, बल्क मटेरियल में होंगे, एडी करंट जनरेट होगी, एडी करंट जनरेट होगी तो कौन प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने पर एक टाइम पर इनका टेम्परेचर इंक्रीज होते होते, हीट इंक्रीज होते होते इनके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो यहाँ पर लगातार हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, और ये हीट जनरेट होने से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होकर एक बहुत हाई टेम्परेचर पर दोनों अलॉयज, दोनों जो मेटल्स है ये मेल्ट होकर एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे, और हम यहाँ पे इजीली एक इजी वे में इनका अलॉय तैयार कर सकते हैं इन द केस ऑफ इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करके अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, जिसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस होगी। एडी करंट प्रोड्यूस होगी तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पर ये जो दोनों मेटल्स है ये क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, मेल्ट होंगे, और इनके मेल्ट होने से लगातार यहाँ पर आप एलॉयज तैयार कर सकते हो बहुत अच्छे अमाउंट में। ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस अलॉयज, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अलॉयज को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहां पर होगा, एक तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में, वोल्टमीटर में एंड एमीटर में, इन तीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगा। डैम्पिंग से क्या मीनिंग है यहाँ आपका, रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस जो होगा इसको आप डैम्पिंग कह सकते हो, मोशन का डिक्रीज होना। ठीक है, हमारे मकान हम बनवाते हैं वो भी एक बार नए होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें भी क्या होने लगता है, ईंटें दिखने लगती है, तो क्या हो रहा है, उसका जो मकान का जो मटेरियल उसका डीके हो रहा है टाइम के साथ साथ, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस डैम्पिंग में। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी में है, ये इंस्ट्रूमेंट में है, मकान में नहीं है, थोड़ा सा अलग है, टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मैं एक बार प्रोसेस आपको बता देता हूँ पूरी। देखो ये एक इंडिकेटर होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में,
ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर अटैच होता है एक कोयल से, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कोयल के, ठीक है, इस कोयल के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और इसके बाद इसके अंदर एक आयरन की कोर होगी, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आयरन की कोर है। जब ये कोर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस कोर के कारण, कोर जो यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है ना, इस कोर के अंदर क्या होगा, ये मेटेलिक होगी, कंडक्टिंग होगी। जैसे यहाँ से इस बाहर के सोर्स से इस कोयल के अंदर करंट फ्लो होने वाली है, इस फ्लो होने वाली करंट के कारण ये अपने सेंटर पोजीशन से या जीरो से लेकर या किसी भी, ये जीरो गैल्वेनोमीटर सेंटर में होगा और एमीटर वोल्टमीटर में यहाँ पर होगा, तो ये एक किसी रीडिंग पर आएगा और इस रीडिंग पर अगर एक साथ तो रुकेगा नहीं, ये पहले यहाँ पर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा लगातार, ये यहाँ पे लगातार क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो इसके ऑसिलेशन से यहाँ पर ऑलरेडी एक कॉइल प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोर रखी हुई है, तो क्या होगा, ऑसिलेशन के कारण इस कोर में एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी, कोर के अंदर, ठीक है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी और ये एडी करंट्स इसी कोयल के ऑसिलेशन को अपोज करेगी और ऑसिलेशन को अपोज करेगी, तो इसका मीनिंग क्या है, ये ऑसिलेशन को रोक देगी एकदम, ठीक है। तो जैसे ये जीरो से अपने रीडिंग पे आएगा तो लगातार ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होगी और एडी करंट प्रोड्यूस होकर इसकी ऑसिलेशन को अपोज करेगी, तो ये बार बार दोनों तरफ ज्यादा ऑसिलेशन ना करके ये यहां से आएगा और तुरंत यहाँ पे आके रुकेगा, एक बार थोड़ा सा हिलेगा लेकिन रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड दिस विल वर्क इन वोल्टमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग नहीं होती तो ये मान के चलो हमें रीडिंग लेने में काफ़ी दिक्कतें होती, क्योंकि ये ऑसिलेट लगातार करते ही रहता काफ़ी सारे लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इसलिए हमें ये दिक्कत होती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, किसका, एडी करंट्स का। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में आप ये देखो, हमारे पास जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो पावर मीटर है। आजकल जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके जो पावर मीटर वो तो डिजिटल पावर मीटर आते हैं, तो वहाँ पर तो वो डिजिटल नंबर आपको बता देते हैं कि यस दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बट इन केस ऑफ अर्लियर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक पावर मीटर, in that case we had some core type of structure, okay? जब core type of structure होगी और वहां से कौन सी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो उस कोर के अंदर एक एडी करंट जनरेट होगी और ये एडी करंट इसके अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करेगी। किसके अंदर, इस करंट के अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करेगी। जितनी बार इसके अंदर चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पे अपोज हो रहा है, तो ये इसको अपोज होने के कारण ये इस अपोजिशन को फिर से अपोज करने की, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, अपनी खुद की मोशन स्टार्ट कर देगी और इसकी मोशन होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितनी ये कोर मूव करेगी उसके साथ साथ आपके मीटर की जो रीडिंग है वो भी लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो कई लोग पहले जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी भी करते थे वो उसकी कोशिश क्या होती थी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो लगातार पास होती रही और इसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन जनरेट कर दो, ये जो कोर है, तो जैसे इस कोर के अंदर फ्रिक्शन आप ज्यादा अपोज करोगे तो इसकी मोशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो इधर से बाईपास हो रही है, लेकिन यहाँ से आपका जो मीटर की रीडिंग है ये एक्चुअल रीडिंग से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चोरी करने वाला सिस्टम था पहले वो ऐसा चलता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आजकल ये मीटर, काले वाले जो मीटर पुराने वाले हटा करके नए डिजिटल मीटर लगा दिए गए हैं और आपको अब पूरा बिल पे करना पड़ता है। इसके बाद हम आज इतना ही कर पाएंगे, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। थैंक यू।